तो वाइकेरियस लाइबिलिटी में बाकी सारे देख लिए थे अपना। टाइप्स वाले में प्रिंसिपल एजेंट वाला देख लिया है ना। प्रिंसिपल एजेंट में प्रिंसिपल विल बी लाइबल फॉर द एक्शंस ऑफ इट्स एजेंट। सिमिलरली पार्टनर्स के अंदर भी ये है, मास्टर सर्वर में भी ये है कि जब तक वो उसके एम्प्लॉयमेंट में होगा तब तक लाइबल होगा, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट वोंट बी लाइबल। इतना पढ़ा था। फिर इसमें हमने ये दो मैक्सिम्स थे, रिस्पोंडेंट सुपीरियर और क्वी फेसिट पर इलियम फेसिट पर से। दीज वर द 2 मैक्सिम्स। ये भी मैंने बोलता मार्क करके रखो, ठीक। एक तुम्हारा ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा है एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी में एक चीज़ जो मैंने समझाई थी उसमें ये था कि दोनों पार्टीज़ के बीच में कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वाइकेरियसली लाइबल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है तो कंट्रोल होगा। अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है यानी कि आपके बोलने पर वो सारे काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल नहीं है तो वाइकेरियसली लाइबल नहीं है। बढ़िया। तो अब इन्होंने यहाँ पर देख लेते हैं वेयर एम्प्लॉयर इज़ लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। जब हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होता है तो कंट्रोल नहीं होता है, पर देख ये एक्सेप्शन टाइप का हो गया कि ऐसा कब होगा जब एम्प्लॉयर लाइबल होगा अपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए। राइट क्लैरिटी। तो ये द एम्प्लॉयर इज़ नॉट लाइबल merely because an independent contractor commits a tort in the course of his employment. The employer is liable only if he himself is deemed to have committed a tort. This may happen in one of the following 3 ways: when the employer authorizes him to commit a tort, the tort is of strict liability, or negligence of the independent contractor. तो यानी कि हम स्पेसिफिकली यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि वैसे तो एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए लाइबल नहीं होता, पर होगा। कब होगा? 3 केसेस में। अगर एम्प्लॉयर ने ही बोला है कि वो काम कर, कोई गलत काम करना है और एम्प्लॉयर ने ऑथराइज़ किया है या बोला है कि वो काम कर, तो अगर एम्प्लॉयर ने बोला है वो काम कर तो एम्प्लॉयर इज़ लाइबल, ठीक है। दूसरा जो टॉट है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या थी? वो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर वाला केस, जहाँ पर वो 2 केसेस थी, 2 कंडीशंस की, अननेचुरल यूज़ और एस्केप। तो अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला केस है तभी भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कंट्रोल था या नहीं था। उसमें वही था ना, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने वो रिजर्वायर बनाया था, राइट, तो एम्प्लॉयर लाइबल हो गया था, राइट। तो हमने वो पढ़ा था कि भाई अगर वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने वो चीज़ बनाई थी तो बनाई इसीलिए ही थी क्योंकि तुमने उसको बोला था बनाने, नहीं तो वो ना बनाता वहाँ पर। क्योंकि तुमने ये काम ऑथराइज़ किया इसलिए वहाँ पर रिजर्वायर बना, इसलिए किसी का नुकसान हुआ, तो वो चीज़ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। एम्प्लॉयर ने ऑथराइज़ किया है वो काम करने को। और लास्टली जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था उसका नेग्लिजेंस इन्वॉल्व था। नेग्लिजेंस इन्वॉल्व था मतलब उसने गलती से ये काम किया। अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने जानबूझ के ये काम किया होता तो उसी को ही बोलते थे। आया समझ? पक्की बात है। तो ये तक। एम्प्लॉयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आर लाइबल फॉर द कोलैटरल नेग्लिजेंस ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर्स इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। कोलैटरल मतलब मेन, अगर कॉन्ट्रैक्टर है उसने कोई नेग्लिजेंस किया है तो मेन नेग्लिजेंस तो कॉन्ट्रैक्टर की ही है ना, राइट। कोलैटरल वाली नेग्लिजेंस होगी एम्प्लॉयर की। तो को याद है वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें पढ़ाया था कि कोलैटरल वाली कौन से ट्रांजैक्शंस होते थे। मान ले ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है कि इसको पैसे दिए गोली मारने के लिए और ए ने जानते हुए दूसरे सी से लोन लिया है, तो ये कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज एडिंग और हेल्पिंग द मेन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो यहाँ पर नेग्लिजेंस कॉन्ट्रैक्टर का था, पर कोलैटरल नेग्लिजेंस बोलेंगे हमने क्योंकि ये मेन, ये सारी चीज़ें हो क्यों रही क्योंकि एम्प्लॉयर ने बोला करने को। तो कोलैटरल नेग्लिजेंस यानी कि साथ का एडिंग हेल्पिंग नेग्लिजेंस एम्प्लॉयर का भी था, ठीक है। तो एक ये बोला। फिर अब एग्जाम्पल देखते हैं। ए एम्प्लॉयड बी टू फिट केसमेंट विंडोज़ इन दी सर्टन प्रमाइसेस, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ था ना, एक है ना जाने दे, एक एम्प्लॉयर है, उस एम्प्लॉयर ने ना किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बोला था मेरे को ना ये खिड़की है यहाँ पर एक, वो खिड़की पे कोई ऐसा वुडन फ्रेम या ऐसा कुछ लगाना है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। वो वुडन फ्रेम लगाना है, सब बढ़िया सा तो सेट करके दे। अब उसको देखो अच्छे से किली विली से ढंग से स्क्रू ड्राइवर से ठोकना पड़ेगा। तो बंदा ये काम जब कर रहा था ना तो उसने एग्जैक्टली विंडो के ऐसा पेन के वहाँ पर वो रख दिया, हथौड़ा रख दिया मान ले, ठीक है, यहाँ पर। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर आया और कमरे में आया कि काम चल रहा है, हाँ ठीक है चलने दे। तो उसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो काम कर रहा था, एम्प्लॉयर आया रास्ते में कि अच्छा चल ठीक है तो चल रहा है, मेरे को तो कुछ आता नहीं है तो तू तो इंडिपेंडेंट है तो अपने हिसाब से कर ले। वो देखा उसने कि थोड़ा यहाँ पड़ा है, पर उसने बोला हाँ जान दे इसको पता है, और करके ये चला गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि एम्प्लॉयर की वैसे गलती नहीं होती, एम्प्लॉयर ने कुछ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर काम किसने किया,
इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने। हथौड़ा यहाँ पे किसने रखा? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने। अगर ये हथौड़ा नीचे गिर के किसी के सर पे बजता है तो वैसे मेन नेग्लिजेंस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का होगा, पर एम्प्लॉयर ने भी तो देखा था ना, तो बोलना चाहिए था, तो वो कोलैटरल नेग्लिजेंस होगा इंडिपेंडेंट उसका, सॉरी एम्प्लॉयर का। आया? बस ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा द विंड ब्लू, केसमेंट ओपन, टूल वॉज नॉक्ड एंड स्टिल ऑन टू द पासर बाय पे गिर गया। एम्प्लॉयर वॉज हेल्ड लायबल बिकॉज हार्म वॉज कॉज्ड बाय द वर्क ऑन द हाईवे एंड यूटिलाइज अपॉन द एम्प्लॉयर ऑल्सो टू अवॉइड दैट। अगला, वेयर एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल, जब सारा काम उसी का ही होगा। एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल फॉर द टॉर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इफ ही हैज़ टेकन केयर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। बढ़िया। और इन ये केस था कि फिलिप्स वर्सेस ब्रिटानिया समथिंग, द ओनर ऑफ अ लॉरी वॉज held not liable when a third party's vehicle was damaged in consequence of the negligent repair of his lorry by a garage proprietor. एग्जाम्पल, इसको क्या बोलना क्या चाह रहा है, मान ले कि तेरा ना गाड़ी का मंथली मेंटेनेंस या कुछ था, ईयरली मंथली मेंटेनेंस था, ठीक है। तो एक अच्छा बंदा था, रिपेयर वाला बंदा, उसने देखो तूने अपनी गाड़ी दे दी कि कार अब उस वर्कशॉप में है जहाँ पर वो गाड़ी रिपेयर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर गाड़ी रिपेयर हो रही है। अब वो बंदे ने जब गाड़ी तेरी रिपेयर की, वापस दी, तो तू लेकर गया। अब जब तू घर लेकर जा रहा था इस गाड़ी को, हुआ क्या, इसकी ब्रेक अचानक से फेल हो गई या कुछ ब्रेक ऑयल लीक हो गया, इसकी ब्रेक नहीं दबी, जिस चक्कर में इसका एक्सीडेंट किसी दूसरी बड़ी गाड़ी से हो गया। बढ़िया, इसको नुकसान हो गया, तुझे तो चलो हुआ, इसको भी नुकसान हो गया। ये बंदा अब कंपेंसेशन मांग रहा है, ठीक है, राइट। अब इस बंदे ने बोला कि यार देख, मेरी गलती नहीं है, ये ब्रेक फेल हो गया और इसमें मेरा गलती नहीं है। क्यों नहीं गलती है? क्योंकि ये जो भी काम किया है एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने किया है और ये काम मैंने तो किया नहीं है। वो बंदा अपने आप कर रहा था, मैंने पूरा उस पर भरोसा किया, और मैं कैसे जान सकता हूँ कि उसने ब्रेक ऑयल में या कुछ प्रॉब्लम कर दी है, राइट। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली बोला कि भाई इस बंदे को बोलेंगे मेंटेनेंस देने को, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को। देख यहाँ पर यही बोला था उस बंदे ने कि एक ओनर था, वो कोई लॉरी बड़ी वाली गाड़ी का, ही वॉज नॉट हेल्ड लाइबल व्हेन अ थर्ड पार्टीज व्हीकल वॉज डैमेज। मतलब ये थर्ड पार्टी का व्हीकल, ये वाला, ये डैमेज हो गया था इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेग्लिजेंट रिपेयर ऑफ हिज लॉरी बाय अ गैरेज प्रोप्राइटर। बढ़िया। अगला, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ सर्वेंट्स और एम्प्लॉइज। अब ये सिमिलर आ जाएगा। तो जो उसकी गाड़ी थी उसका कौन सा रिपेयर का कॉस्ट आएगा, वो कौन भरेगा? ये गैरेज वाला, ये वाली गाड़ी का, इस गाड़ी का भी यही भरेगा, ठीक है। अगला, एम्प्लॉयर इज लाइबल वेन एवर हिज सर्वेंट कमिट्स अ टॉर्ट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ये हमने पढ़ लिया था कि अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई टॉर्ट करता है तो, अगर छुट्टी होगी तो नहीं। एन एक्ट इज डीम्ड टू बी डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ इट इज़ अ रॉन्गफुल एक्ट ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर और a wrongful unauthorized mode of doing some act authorized by the employer। ये बढ़िया चीज़ है। अब देख, इसमें हम स्पेसिफिकली एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक्ट ऐसा कैसे माना जाएगा कि इसने अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा है। मेरी बात समझ, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई चीज़ है तो दो तरीक़ों से हम बोलते हैं कि आप अगर एम्प्लॉयमेंट में हुआ है तो आप लाइबल हो। एम्प्लॉयमेंट में दो तरीक़ों से, या तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस आवर्स में, आपके 6 से 9 के बीच में या 9 से 6 के बीच में, जो भी बिजनेस आवर्स में, या तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोर्स मतलब एम्प्लॉयमेंट वाला काम करते हुए, ठीक है। अगर आपका वो काम करते हुआ है, यहाँ तो बिजनेस आवर्स में हुआ है, तो लाइबल कौन होगा? एम्प्लॉयर। बढ़िया, हमने ड्यूरेशन तो देख लिया कि अगर आप नौकरी पर हो और आपने काम किया है तो आपकी गलती है, अगर आप नौकरी पर नहीं हो और आपने काम किया फिर आपकी खुद की गलती है। बढ़िया। अब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हुआ? दो तरीके से, या तो मैंने ही वो गलत काम तुझे ऑथराइज़ किया कि जा दूसरे की गाड़ी ठोक के आ, या जा ऐसा कर, उस बंदे के गलत पेपर पे साइन करवा ले, हम सारा माल हड़प लेंगे, कुछ भी, मैंने कोई काम, गलत काम ऑथराइज़ किया। या तो मैंने कोई सही काम तेरे को बोला था करने को, पर तूने वो काम गलत तरीके से किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ही काम, फॉर एग्जांपल आई गेव यू कुछ रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स और मैंने तेरे को बोला कि इसको साइन करवा दे, ठीक है, एम्प्लॉयर का काम था। यहाँ पर मैंने बोला एग्जांपल कि ना
ऐसा कर, ये हमारे कंपनी में ट्रक है ना, इसमें प्लीज़ पेट्रोल भरवा ला, ठीक है, इतना मैंने तुझे बोला, मैंने काम सही बोला है। तूने क्या किया, तू ट्रक लेके चला गया पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे ना बढ़िया अपना, तेरे को मज़ा आ रहा है, वहाँ पे सब लोग वो सिगरेट विगरेट फूक रहे थे, माचिस थी, तो तू भी माचिस से खेलने लग गया कि चल देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ पर पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल भर रहा था, तो माचिस से खेलने लग गया। हुआ क्या, पूरे पेट्रोल पंप पर आग लग गई, पूरा पेट्रोल पंप और ट्रक और सब कुछ भूम हो गया। तो ये क्या हुआ, सही काम को करने का गलत तरीका। इन दोनों केसेस में कौन लायबल है, एम्प्लॉयर, ठीक है। क्यों एम्प्लॉयर लायबल है, यहाँ पर तो क्योंकि उसने बोला ही, यहाँ पर भी काम तो उसने बोला ना, गलती तेरी यहाँ ठीक है, पर काम तो एम्प्लॉयर ने ही बोला, तो भी वही लायबल है, ठीक है। तो देख, रॉन्गफुल वही लिखा है, रॉन्गफुल एक्ट जो ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर है, या तो रॉन्गफुल एंड अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग सम एक्ट विच इज़ ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर। बट रॉन्गफुल एंड अनऑथराइज्ड इसमें कैसे आ रहा है? रॉन्गफुल एंड अनऑथराइज्ड, मैंने थोड़ी बोला था जाके माचिस से खेलना, तूने जो तरीका था वो अनऑथराइज था, पर काम ऑथराइज था। तो इसमें रॉन्गफुल क्या है? ये रॉन्गफुल यही है ना कि पेट्रोल पंप पे लिखा नहीं होता यहाँ पर आग मत जलाओ, यहाँ पे फ़ोन पे बात मत करो, यहाँ पे ये मत करो, वो मत करो, फ्लेमेबल सब्सटेंस से मत खेलो, तो विच इज़ रॉन्गफुल। तो रॉन्गफुल और अनऑथराइज्ड मोड मतलब तरीका, कोई रॉन्गफुल मोड ऑफ डूइंग सम राइट एक्ट। आया अगला, so far as the first alternative is concerned there is no difficulty in holding the master liable। पहली बात मतलब हमको पता चल लग ही रहा है कि उसने काम बोला तो वो लाइबल है। पर दूसरा, a few examples however necessary to explain the second वाला, कौन सा, सेंचुरी इंश्योरेंस वर्सेस नॉर्दर्न आइलैंड रोड ट्रांसपोर्ट, ये वही है, पेट्रोल पंप वाला एग्जाम्पल है। ड्राइवर ऑफ पेट्रोल लॉरी वाइल ट्रांसफरिंग पेट्रोल फ्रॉम लॉरी टू एन अंडरग्राउंड टैंक। ये तू पेट्रोल भरवाने गया है, वहाँ पर क्या करता है, पेट्रोल का ही ट्रक था, और एक पेट्रोल पंप में वो ट्रक पेट्रोल क्या बोलते हैं, गाड़ी में से उसमें जा रहा था, अंडरग्राउंड में नहीं जाता पेट्रोल पंप पे, तो वो ट्रांसफ़र हो रहा था पेट्रोल। तभी भी अगर उसने ऐसा किया, इसने बंद ने क्या किया, हिज ट्रक का मैच इन ऑर्डर टू लाइट अ सिगरेट एंड देन थ्रू इट, स्टिल अ लाइट ऑन द फ्लोर, एक्सप्लोजन हो गया, फायर एंस्यूड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि बाहर के कोर्ट्स को बोलते हैं, हेल्ड दैट हिज एम्प्लॉयर इज लाइबल फॉर द डैमेज कॉस्ट फॉर ही डिड द एक्ट इन द कोर्स ऑफ कैरिंग आउट द टास्क डिलीवरिंग पेट्रोल, इट वॉज एन अनऑथराइज्ड वे ऑफ डूइंग इट। आ गया। सिमिलरली इस अलग केस में था ये वाला, ही erroneously thinking that the plaintiff was in the wrong train, a porter of the defendant forcibly removed him, the defendants were held liable। इस केस में क्या हुआ था ना, अब है ना, तू जा रहा था ट्रेन में बैठा, मस्त अपना सीट पे बैठा एकदम सब सेट करके हेडफोन लगा के, अचानक से कूली आया, कूली आके फटाफट एक आंटी का सामान लेके आ रहे हो, अरे बोलता है भाई साहब आप यहाँ कहाँ बैठे हो, ये आंटी की सीट है, और बोलो नहीं ये मेरी सीट है, टिकट देख ले, बोलता अरे तुझे पता है, मुझे पता है, मेरे को पता है इसकी सीट है, तो करके उसने जल्दी से तेरे को कॉलर पकड़ के नीचे से ट्रेन से उतार दिया। उस चक्कर में ट्रेन निकल गई, लड़ाई हो गई, तू नीचे रह गया, बढ़िया, तो तेरे को जाना था, अब तेरे को अगली ट्रेन पर जाना पड़ेगा, सब कुछ हो गया, पंगा हो गया। ये सारे चक्कर में बाद में पता चला कि तू सही बैठा था, वो आंटी गलत जगह पर आ गई, राइट, तो तेरा नुकसान हो गया। अब ये जो कूली है, ये मान ले रेलवे वालों का है, तो रेलवे वालों से कंपनसेशन ले सकता है, ठीक है। वो काम अपना सही कर रहा था, कुलियों वाला ही काम कर रहा था, पर उस चक्कर में उसने गलत तरीका अपना लिया और गलत काम कर लिया, जिस चक्कर में कंपनसेशन देना पड़ा, और वो कंपनसेशन फिर रेलवे वाले देंगे। बढ़िया। अगला, दिन भाई आर वादिया एंड अदर वर्सेस फारूक मोबिजना and another. In this case, Bombay High Court stated that a principal may be held liable for the fraud of any other illegal or malafide activity committed by his agent, well within his authority. Alright, where any particular act falls within the scope of employment or not must necessarily depend on the merit. मतलब हर केस पे डिपेंड करता है कि उसका काम है या नहीं है। अगला, लक्ष्मी नारायण राम गोपाल एंड सन्स, इसमें भी वही सब तरीका है मास्टर सर्वेंट का। A servant acts under the direct control and supervision of his master, है ना, आया, and is bound to confirm मतलब सुनना, and is bound to confirm all the reasonable order given by him in the course of work, right? An independent contractor on the other hand is entirely independent and merely undertakes the activity employing him in his own means to produce that result। तो यहाँ पर वही फ़र्क है कि अगर आपका प्रिंसिपल सर्वेंट होगा तो सुपरविजन होगा,
इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा तो सुपरविजन नहीं होगा, सुपरविजन है तो कंट्रोल है, सुपरविजन नहीं है तो कंट्रोल नहीं है। बढ़िया, बस क्लैरिटी। तो इसमें सुपरविजन था तो वो लाइबल था, यहाँ पे सुपरविजन अगर नहीं हुआ तो लाइबल नहीं। आ रहा है? शाबाश। अगला क्या है अभी, वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। अब ये अलग है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है ना, हाँ, कि ऐसा कब होगा जब गवर्नमेंट लाइबल हो जाएगी। और तेरे को क्या लगता है इतना आसान होगा गवर्नमेंट को लाइबल ठहराना, राइट? तो गवर्नमेंट को लाइबल करने के लिए देयर आर वेरियस फैक्टर्स। तो इंडिया के अंदर तो ज़्यादा ही औखा है, ये चीज़ बाहर फिर भी चलने लग गई है। पहले होता था कि आप इंडिया आउट ऑफ इंडिया, पहले ये वो ब्रिटिशर्स वाला लॉ है ना, इंग्लिश लॉ के हिसाब से ये बोल रखा था कि क्राउन, वहाँ पे क्राउन चलता है ना, तो क्राउन विल नेवर बी लाइबल, ठीक है, कभी भी लाइबल नहीं होगा। पर लेटर ऑन ऐसा बहुत सारे और एक्ट्स आए, अमेंडमेंट्स आए, जिसके तहत बाद में बोल दिया कि नहीं ठीक है आपकी बात सही है, क्राउन को लाइबल होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये 2 केसेस हैं। एक तुम मतलब वही तरीका है। तो पहला पोजीशन इन इंग्लैंड बोला कि इंग्लैंड में क्या चल रहा है आजकल। तो पहले बोलते थे कॉमन लॉ क्राउन कुड नॉट बी स्यूड इन टॉर्ट्स, इधर रॉन्ग एक्चुअली ऑथराइज्ड बाय इट और नॉट, भले उसने किया है नहीं किया है, उसके सर्वेंट ने किया है नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर विद पासिंग द क्राउन की प्रोसीडिंग्स एक्ट, एक नया एक्ट आया, क्राउन इज़ नाउ हेल्ड लाइबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स जस्ट लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल। थस इन इंग्लैंड क्राउन इज़ नाउ वाइकेरियस लाइबल। आया? रोल ऑफ स्टेट इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। स्टेट का रोल क्या है अभी, ठीक है। हमने इंग्लैंड का पढ़ा कि इंग्लैंड पहले लाइबल नहीं होता था, नाउ लाइबल है, राइट। इंडिया में क्या है स्टेटमेंट, इंडिया में बोला कि हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं है इस चीज़ का, यानी कि हमारे पास कोई लॉ नहीं है, पर हम फिर भी थोड़ा बहुत है इसको बैलेंस करना या समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला कि इंडिया के ना यूजुअली फंक्शंस 2 टाइप के होते हैं। 2 फंक्शंस कौन से होते हैं, एक को कहते हैं हम सॉवरेन फंक्शंस, एक को कहते हैं हम नॉन सॉवरेन फंक्शंस, ठीक है। बेसिक डिफरेंस सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस का क्या होगा पता है। सॉवरेन फंक्शंस जो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ या गवर्नमेंट की कोई बॉडीज़ ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं, पुलिस हो गई, कोर्ट्स हो गए, ये लोग, ठीक है। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर सकती है और सिर्फ वही काम कर सकते हैं तो वो सॉवरेन फंक्शन हुआ। नॉन सॉवरेन मतलब कोई ऐसा काम जो गवर्नमेंट ने किया है पर ये काम कोई नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, है ना। सिमिलरली नॉर्मल इंसानों की भी कंपनी होती है। ये कंपनी वाले अगर कुछ गलत करेंगे, ठीक है, तो इस कंपनी का ओनर कौन है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट विल बी हेल्ड लाइबल। हम ये सारी चीज़ किस में पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है, वाइकेरियस लाइबिलिटी का ना। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब यही होता है कि मास्टर लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट्स, राइट। तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट ने गलती की इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो नौकरों ने गलती की है ना, उसके लिए कौन लाइबल है उसकी बात कर रहे हैं। बढ़िया। तो इंग्लैंड में पहले होता था कि नौकर की गलती के लिए क्राउन लाइबल नहीं है, अब हो गया लाइबल। इंडिया में प्रोविज़न है कि सॉवरेन फंक्शंस के लिए कोई भी लाइबल नहीं होगा। नॉन सॉवरेन फंक्शंस में अगर नौकर ने कोई गलती की है, उसका मालिक अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट लाइबल होगा। आ रहा है समझ? तो जो सा वो वाला है जहाँ पर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ डिफेंस आ सकता है, वहाँ पर डिफेंस, ये सॉवरेन में आएगा ना फिर। डिफेंस है, हाँ, और कोई भी डिफेंस से गलती होती है तो गवर्नमेंट लाइबल होगा। बढ़िया। जो फंक्शन सोली ऑफ द स्टेट बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट को कई बार है ना स्टेट के नाम से भी बोला जाता है, ऐसे ही बस बुलाया जाता है। तो फंक्शंस विच आर सोली ऑफ द स्टेट, नो वाइकेरियस लाइबिलिटी। फंक्शंस विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय नॉर्मल इंडिविजुअल्स एज वेल, देन देयर इज वाइकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है। तो अब ये चीज़ अब पढ़ते देख। व्हेन बी वाला पॉइंट का सेकंड पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। When a case of government liability in tort comes before the court, the question is whether the particular government activity gives rise to tort was a sovereign or non-sovereign. If it is a sovereign, it could claim immunity from the liability, otherwise not. Generally, the activities of commercial nature or those which can be carried out by the private individual are termed as non-sovereign. समझ आ गया? अगला आ जा, ये काम का खास नहीं है। अगला आ जा पैराग्राफ 3 वाला जो है, आर्टिकल 301 मिल गया। तो आर्टिकल 301 में क्या लिखा हुआ है, ये जितना मैं पढ़ा रही हूँ बस उतना मार्क करना है। 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स
फर्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में sue or be sued by the name of the Union of India and the government of a state may be sue or sued by the name of the state. मतलब जब गवर्नमेंट पर केस होता है तो सामने यूनियन ऑफ इंडिया लिखा होता है. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे हो रहा है हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर हो रहा है तो यूनियन लिखा होगा, स्टेट गवर्नमेंट पर हो रहा है तो स्टेट लिखा होगा. नेम ऑफ स्टेट, राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ पंजाब, ऐसा लिखा होगा. सेकेंडली, दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में sue or be sued in relation to the respective affairs एंड बस चलेगा, respective affairs, फुल स्टॉप. आ गया. अगला आ जा. सो फार एज द सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न, ये वाला पैराग्राफ. एक स्टेट केस था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती. द फर्स्ट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ टॉर्ट्स. ये एक टॉर्ट्स के ऊपर एक केस था. इस केस में हुआ क्या था देख. दैट वॉज अ केस वेयर द ड्राइवर ऑफ अ गवर्नमेंट जीप, ठीक है, विच वॉज बींग यूज बाय अ कलेक्टर ऑफ उदयपुर, नॉक्ड डाउन अ पर्सन वॉकिंग ऑन द फुटपाथ बाय द साइड ऑफ द पब्लिक रोड. बढ़िया. हुआ क्या. ये एक बंदा चल रहा था पब्लिक रोड की साइड पे, तो किसी गवर्नमेंट गाड़ी ने उसको ठोक दिया. बढ़िया. द इंजर्ड पर्सन डाइड 3 days लेटर इन द हॉस्पिटल. द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड स्यूड द स्टेट ऑफ राजस्थान. गवर्नमेंट को सू किया उन्होंने, ठीक है. द ड्राइवर फॉर कंपनसेशन और डैमेजेस और वट एवर. इट वॉज फाउंड बाय द कोर्ट्स ऑफ एज अ फैक्ट दैट ड्राइवर वॉज रैश एंड नेग्लिजेंट इन ड्राइविंग द जीप एंड द एक्सीडेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ सच ड्राइविंग, है ना. द सूट वॉज डिक्रीड मतलब उस पर डिसीजन लिया गया. सूट वॉज डिक्रीड बाय द कोर्ट एंड ऑल्सो द हाई कोर्ट. द अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजमेंट वॉज ऑल्सो डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि तेरा अगले वाले में लिखा हुआ है, एक सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला. मतलब ये कोर्ट पे ये वाला केस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर अब सुप्रीम कोर्ट में गया. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला. स्टेट ऑफ राजस्थान हैज़ शोन दैट राजस्थान यूनियन इट्स प्रेडिसेसर वॉज नॉट लाइबल by any rule of positive enactment by the common law. देख पहले. It is clear from what has been said above that the dominion, इतना सारा पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा. ये रहने दे. मैं ये डायरेक्ट लाइबल तो उसका जिसने गाड़ी ठोकी है और किसके अंडर था वो होगा. पर वाइकेरियस लाइबिलिटी ना, मास्टर लाइबल हुआ ना. हाँ, तो अब जो सा ये है जो ड्राइवर था उसका मास्टर था कलेक्टर ऑफ उदयपुर. पर कलेक्टर कौन है. गवर्नमेंट ही होती है ना, गवर्नमेंट बॉडी है ना कलेक्टर का मालिक जैसे. जो 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 सैलरी आती है, मेरी बात समझ, जो उस ड्राइवर को सैलरी आ रही है वो गवर्नमेंट से आ रही है. कलेक्टर थोड़ी देता है उसको सैलरी अपने पर्सनल पॉकेट से, है ना. तो आप एम्प्लॉय किसके हो, जहाँ से आपको सैलरी आ रही है. तो आप वो एज अ ड्राइवर भी गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय हो, राइट. अगला पैराग्राफ छोड़, नेक्स्ट पैराग्राफ में देख. Viewing the case from the point of view of first principles, there should be no difficulty in holding that the state should be as much liable for tort in respect of tortious act committed by its servant within the scope of its employment and functioning as such as any other employer. आया समझ. और इसी का ही पैराग्राफ का थर्ड लास्ट लाइन. इन इंडिया since the time of East India Company, the sovereign has been liable to be sued in the court of contract and common law immunity never operated in India. वो मतलब वो क्राउन, हाँ पैसे मिल गए थे, सारा कुछ हो गया था, स्टेट लाइबल हो गई थी. बढ़िया. अगला आ जा. केस हाउएवर अ डिफरेंट नोट वाज स्ट्रक इन सुप्रीम कोर्ट, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इस केस में क्या हो गया कि स्टेट को लाइबल नहीं किया गया वाला, डिफरेंट बोला ना देख, डिफरेंट नोट वाज स्ट्रक, तो यहाँ पर उल्टा हुआ होगा. इसमें तो पड़ेगा कहाँ, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा. इन दैट केस the plaintiff had been arrested by the police officer on a suspicion of possessing stolen property. आया. On a search of his person, a large quantity of gold was found and seized under the provisions of the Criminal Procedure Code. Ultimately, he was released, but gold was not returned. As the head constable in charge of the Malkhana, वहाँ का जगह का होगा जहाँ पर गोल्ड स्टोर था, had absconded with the gold. जिसका मतलब देख, एक बंदा पकड़ा जिसने गोल्ड की चोरी की थी, ठीक है. वो गोल्ड उसने पुलिस वालों ने जब्त कर लिया, ठीक है. फिर जहाँ जब्त किया ना, वहाँ की जगह जहाँ पर रखा उसको मलखाना इन्होंने बोला है. वो मलखाना जहाँ पर यहाँ का जो वो होगा ना पहरेदारी करने वाला, ये सारा का सारा सोना लेके भाग गया. चुराए हुए सोने को किसने चुरा लिया. आया. अल्टीमेट देख, इधर लिखा है
अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज, फोर्थ लाइन दोबारा पढ़ रही हूँ। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज बट द गोल्ड वॉज नॉट रिटर्न। ही कौन? जो जिसने पहले इंजाम, इस पर देख पर मेरी बात समझ, पहले उस पर इंजाम लगाया था कि ही वॉज रिलीज बट ही वॉज रिलीज, मतलब क्या हुआ? हो सकता है चोरी किया, हो सकता नहीं, अब तक क्लियर नहीं है ना। रिलीज किया कैसे किया? सज़ा काट के निकला है कि बेगुनाही साबित हो गया? ही वॉज रिलीज बट द गोल्ड वॉज नॉट रिटर्न, किसको भी रिटर्न नहीं किया, जिसका होगा उसको भी नहीं किया, इनको भी नहीं दिया। हुआ क्या? जो इंचार्ज ऑफ मलखाना था उसने एब्सकॉन्डेड मतलब भाग गया, ठीक है, फरार हो गया। एब्सकॉन्डेड मतलब सही नाम, फरार हो गया विद द गोल्ड। द प्लेंटिफ देयर अपॉन ब्रॉट अ सूट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ यूपी फॉर रिटर्न ऑफ गोल्ड। बढ़िया। वो जो बंदा रिलीज़ हुआ था वो नहीं था, मतलब उस बेगुनाह साबित हो गया होगा, तो उसने स्टेट पे केस कर दिया कि मेरा सोना तो वापस करो, मैं तो बेगुनाह हूँ ना, तो मेरा सोना वापस करो फॉर द डैमेज और द लॉस कॉस्ट टू हिम। बढ़िया, यहाँ तक समझ में गया। अगली लाइन पर आ जा, लास्ट में लिखा है द ट्रायल। मिला? अगली लास्ट में द ट्रायल। हाँ, द ट्रायल कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट वाली कोर्ट। द ट्रायल कोर्ट डिक्रीड द सूट, मतलब उन्होंने डिसीजन लिया, बट डिक्री वॉज रिवर्स्ड ऑन द अपील ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ सोचा, फिर हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को चेंज किया। बोला क्या? व्हेन द मैटर वॉज टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या बोला, हमें ये देखना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऑन एप्रीहेंशन ऑफ द रेलिवेंट एविडेंस कि पुलिस ऑफिसर्स वर नेग्लिजेंट इन डीलिंग विद द प्लेंटिव्स प्रॉपर्टी, है ना, एंड ऑल्सो दैट दे हैड नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ द यूपी पुलिस का रेगुलेशन इन दैट बिहाफ। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। So in spite of the said holding, Supreme Court rejected the plaintiff's claim on the ground the act of negligence was committed by the police officers while dealing with the property which they have seized. तो अगला power to arrest a person मिला। Power to arrest a person to search him and seize property found with him are the powers on the specified officers by the statute, and they are the powers which are properly characterized as sovereign powers. अरेस्ट करना तो आम जनता नहीं कर सकती ना, सॉवरन पावर है, और सॉवरन पावर होगा तो गवर्नमेंट लाइबल नहीं होगी, तो बेचारा अपना माथा ही पकड़ेगा। एंड सो देयर इज़ नो डिफिकल्टी इन होल्डिंग दैट द एक्ट विच गिव राइज टू द प्रेजेंट क्लेम ऑफ डैमेजेस हैज़ बीन कमिटेड बाय द एम्प्लॉई ऑफ द रिस्पोंडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। हाँ, वो पुलिस वाले ने गवर्नमेंट की नौकरी करते हुए ये गलत काम किया है, बट द एम्प्लॉयमेंट इन क्वेश्चन बीइंग द कैटेगरी विच हैज़ बीन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉवरेन पावर। पर वो एम्प्लॉई जो पावर कर रहा था, जो एम्प्लॉयमेंट काम थी, वो सॉवरेन पावर की एम्प्लॉयमेंट थी, इसलिए क्लेम कैन नॉट बी टेकन। पूरी बात समझ आई? पहले वाले में वो क्या था? पहले वाला केस किस चीज़ का था? पहले वाला केस था कि एक ड्राइवर ने बंदा उड़ा दिया था जो साइड से चल रहा था, बट वो जो सा बंदा था गवर्नमेंट के अंदर काम करता था, तो जैसे वो मरा उसका क्लेम मांगा उसके परिवार वालों ने, और गवर्नमेंट ने क्लेम दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो सॉवरेन पावर में नहीं था। वेरी गुड। सॉवरेन, गाड़ी चलाना सॉवरेन पावर नहीं है, अरेस्ट करना लेकिन सॉवरेन पावर है, इसलिए नहीं मिला। बढ़िया। तो अब आ जा आगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन। दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन वाज कंसिडर्ड एज सेम लेंथ। ठीक है, इस केस में ऑल द अर्लियर इंडियन डिसीजन ऑन द सब्जेक्ट वर रेफर टू कोर्ट एंड फॉलोइंग। कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? इन द मॉडर्न सेंस डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन पावर थस डज नॉट एग्जिस्ट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पावर एंड मैनर ऑफ इट्स एक्सरसाइज। तो वैसे सॉवरेन नहीं, सॉवरेन क्या है, सॉवरेन कुछ नहीं बोल सकते, पर क्या काम हुआ है, किसने किया है, कैसे किया है, उस पर डिपेंड करता है कि अब सॉवरेन है या नॉन सॉवरेन है। ठीक है, अगला पेज आ जा। ये वाला तेरा द कोर्ट इन द अबव केस सजेस्टेड द फॉलोइंग टेस्ट मिला। सेकेंड पैराग्राफ है आई थिंक, वन ऑफ द, हाँ ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द टेस्ट डिटरमाइन इफ द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन इज सॉवरेन इन नेचर इज़ वेदर, मतलब पता लगाना है कि अगर सॉवरेन है कि नहीं, तो कैसे पता लगेगा? वेदर द स्टेट इज़ आंसरेबल फॉर सच एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फॉर इंस्टेंस एक्ट सच एज डिफेंस, रेजिंग द आर्म्ड फोर्सेज, मेंटेनिंग इट, पीस करना, वॉर, फॉरेन अफेयर्स, पावर टू एक्वायर रिटेन टेरिटरी, ये सारे फंक्शंस है ये एक्सटर्नल विच आर इंडिकेटिव ऑफ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी आर द पॉलिटिकल इन नेचर, देयरफॉर दे आर नॉट एमिनेबल, मतलब उनके लिए सिविल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। ठीक है, नो सूट अंडर सिविल प्रोसीजर कोड कुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट, द स्टेट इज़ इम्यून फ्रॉम बीइंग सूट फॉर दिस मैटर्स, क्योंकि सॉवरेन फंक्शंस हैं। आ गया समझ? कुछ डाउट यहाँ तक? बढ़िया।
स्ट्रेट अवे आ जा नीचे जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स वर्ड्स पर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट लाइन में मिल गया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड दैट इंजरी एंड डैमेज आर टू बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ द टॉर्ट, है ना। ऑल्दो दिस में बी फाउंड इन कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, but violation which may result in tortious liability are breach of duty primarily fixed by law, while in contract they are fixed by the parties themselves. Further in tort the duties towards persons generally, अभी ना बेसिक उन्होंने समझाया हुआ है कि क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या बोला था कि इंजरी और डैमेज जो है ये दो मेन सी चीज़ें हैं जो टॉर्ट के अंदर हम ढूंढते हैं, है ना। डैमनम साइन इंजरिया, इंजरिया साइन डैमनो हमने पढ़ा था। ऑल्दो दिस में भी फाउंड इन कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, कॉन्ट्रैक्ट में भी होता हुआ ये सब, पर टॉर्ट में होती है कि ये चीज़ें जिससे हम पता लगाते हैं। बट वायलेशंस विच में रिजल्ट इन टॉर्टियस लायबिलिटी आर ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी मतलब वो पीछे भी पढ़ा था एक एग्जाम्पल में या डेफिनेशन में कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप किसी को, हाँ आपकी ड्यूटी बनती है आप किसी को परेशान ना करो, आपकी ड्यूटी बनती है आप किसी को तंग ना करो, गमला ना फेंको, पानी ना डालो, जो भी, तो ड्यूटी बनती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ है आपका और दुनिया का कि मैं नहीं करूँगा, तो ड्यूटी बनती है कि आप ऐसा ना करें। हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टीज आपस में डिस्कस करते हैं, तू मेरे को सामान दे मैं तेरे को पैसे दूंगा, तू मेरे से शादी कर मैं तेरे को पैसे दूंगा, तू मेरे को अनाज दे मैं तेरे को चावल दूंगा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट। फर्दर इन टॉर्ट द ड्यूटीज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली लोगों के लिए होती है, एक इंसान के खिलाफ नहीं या एक इंसान के लिए नहीं, जनरली लोगों के लिए। बढ़िया क्लैरिटी। नेक्स्ट आ जा अनीता भंडारी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डब्बे में। बढ़िया। इन दिस केस husband of the petitioner went to bank to deposit the cash. Alright. Alongside cash box of the bank was also being carried inside. The security guard in a haste ended up firing the petitioner's husband, thereby killing him. समझ आ गया? हाँ बेफालतू में मारती। Petitioner claimed that the bank was vicariously accountable. बैंक लाइबल है ना उसके, बोलर की एम्प्लॉई है आपका वो जो जिसने बंदूक पढ़ के रखी है। गवर्नमेंट का बैंक था कि कौन सा प्राइवेट बैंक? यूनियन ऑफ इंडिया लिखा है, केस यूनियन ऑफ इंडिया पे हुआ है तो बैंक गवर्नमेंट होगा। द पिटिशनर क्लेम्ड दैट द बैंक वाज वाइकेरियसली अकाउंटेबल फॉर द इंसिडेंट सिंस द सिक्योरिटी गार्ड हैड कमिटेड द कंडक्ट व्हाइल ऑन जॉब, बट द बैंक आर्ग्यूड दैट इट हैड नॉट गिवन द एम्प्लॉय परमिशन टू फायर। अरे परमिशन टू फायर की बात कहाँ से थी, तुमने उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी है तो वो तो परमिशन मिल ही गई ना उसको। तो यही बोला कोर्ट ने, बैंक वॉज फाउंड टू बी रिस्पॉन्सिबल बाय द कोर्ट बिकॉज प्रोवाइडिंग द गार्ड विद अ गन अमाउंटेड टू गिविंग हिम परमिशन टू शूट। बंदूक देना ही इनफ परमिशन है। सो ही एंड व्हेन ही फेल्ट इट वाज नेसेसरी इवन दो द गार्ड हैड एक्टेड टू विगरसली, गलत एक्ट किया उसने, फिर भी आप रिस्पॉन्सिबल, काम तो ड्यूटी में ही किया है उसने, तो वो लाइबल होगा। ठीक है। इसमें अगर गवर्नमेंट का बैंक हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये नॉन सॉवरेन फंक्शन है ना। प्राइवेट बैंक भी तो होते हैं, तो मतलब फंक्शन ही नॉन सॉवरेन है। आ गया? वेरी गुड, शाबाश। अगला, टॉर्ट्स और रॉन्ग्स टू पर्सन सेफ्टी एंड फ्रीडम। ये अलग अलग टाइप के टॉर्ट्स हो सकते हैं। एन एक्शन फॉर डैमेजेस लाइज इन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रॉन्ग विच आर स्टाइल्ड एज इंजरीज टू द पर्सन। बढ़िया, ये टाइप्स ये पीछे पढ़ रहे हैं। अब अलग अलग टॉर्ट्स, बैटरी वो वाली बैटरी नहीं है जो फ़ोन की होती है, गाड़ी की होती है, वो बैटरी नहीं है, नहीं वो भी बैटरी नहीं है। ये हम यहाँ पर है ना क्या पढ़ रहे हैं पता है, कि आपको ऐसे 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 नुकसान पहुँचाया गया, ये नुकसान के तरीके हैं। यहाँ पर नुकसान का तरीका मतलब आपने किसी बंदे ने आपको आपकी मर्ज़ी और कंसेंट के बिना टच कर दिया, विदाउट एनी रीज़नेबल केयर या रीज़नेबल रीज़न। मैंने देखो सिर्फ चुंडी मारी ना, वो भी बैटरी है। तेरे को भले दर्द हुआ है या नहीं हुआ है, बैटरी है। अगर आपने किसी के साथ बैटरी की है तो वो बंदा आपसे कंपनसेशन मांग सकता है, भले उसको चोट लगी हो या ना लगी हो। ठीक है, बढ़िया। आपके पास रीज़नेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अब मान लो तुम कहीं जा रहे हो, तुम गिरने वाले थे और गलती से लग गया, तो तुम्हारे पास रीज़नेबल जस्टिफिकेशन है ना। मान ले कोई बंदा रोड क्रॉस कर रहा था, तुमने देखा बस आ रही है, वो देख नहीं रही, तो तुमने फटाफट जाके उसको धक्का मारा कि तू पीछे हो, तो उसने तेरे पे बैटरी का केस कर दिया, तूने वो धक्का कैसे मारा। फिर तेरे पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं मैं नहीं मारती तो निकल ली होती तो अब तक। रीजनेबल जस्टिफिकेशन, अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है तो बैटरी नहीं है, अगर लॉफुल रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो बैटरी है, आपको कंपनसेशन देना पड़ सकता है। देख, एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन द पर्सन ऑन अनदर इंडिविजुअल विदाउट कंसेंट और लॉफुल जस्टिफिकेशन इज़ अ रॉन्ग ऑफ बैटरी, मतलब एक गलत है, ये बैटरी के टाइप का गलत है। हम टाइप
अलग अलग टाइप के गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस रॉन्ग ऑफ बैटरी। टू कंस्टिट्यूट अ बैटरी देयर आर 2 थिंग्स नेसेसरी। क्या क्या? पहला फोर्स होना चाहिए, हाउएवर ट्रिवियल मतलब हाउएवर छोटा, जितना छोटा फोर्स होगा तब भी चलेगा। मैंने खाली देखो नाखून मारा, बैटरी है, ठीक है। मे बी विदाउट द प्लेंटिव्स कंसेंट एंड लॉफुल जस्टिफिकेशन इवन द फोर्स इज यूज इज वेरी ट्रिवियल एंड डज नॉट कॉज एनी हार्म टू द। बढ़िया, आ गया। अगला है, अब इसका डिफेंस क्या होगा कि वही डिफेंस का क्या होगा, मतलब इससे तुम कैसे बच सकते हो। यही बच सकते हो कि रीज़नेबल था मेरा जो भी मैंने किया, वो मतलब मैं जानबूझ के नहीं किया, रीज़नेबल था जो भी था, बचाने के लिए किया, मेरे को धक्का लग गया, मेरे को पीछे से धक्का आया, जो भी। अरे अगर डायरेक्ट सीधा मारने के लिए धक्का ही आया तो बैटरी रेस लगेगा। अगर सीधा मतलब इंटेंशन लगे धक्का मारने ही, हाँ तो लगे तो लग गया ना, पटाखे से मुक्का भी आ गया, उसने मार दिया, मैंने मार दिया, मुझे धक्का लगा, हाँ मैंने मुक्का ही मार दिया। फिर तुम दोनों पे केस होएगा कि तुम दोनों इधर उधर लड़ाई कर रहे हो, आवारागर्दी कर। असॉल्ट इज सिर्फ अगर मैंने तेरे पे ये मैंने रबड़ उठा के तेरे पे फेंका तो ऐसे हो गया, ये असॉल्ट है। मैंने तेरे को डराया, ऐसे हाथ दिखाया, असॉल्ट है। बंदूक दिखाई, असॉल्ट है। चाकू दिखाया, असॉल्ट है। एप्रीहेंशन, तुझे ऐसा उम्मीद है कि मुझे लग सकती है, ये उम्मीद असॉल्ट है। मतलब बिना टच करे हार्म पहुंचाना, बिना टच कर परे, हाँ बिना टच करे उसको डरा देना कि तेरे को मैं मारने वाला, ऐसा मारने वाला, बंदूक दिखा दिया, पत्थर उठा के मारूंगा, कुछ भी। मैंने ऐसे खाली कागज उड़ा के तुम पर फेंका और तुम ऐसे हो गए, असॉल्ट है, ठीक है। असॉल्ट कैन बी एनीथिंग। एप्रीहेंशन मतलब इस चीज़ का ऐसे सिर्फ मुझे अंदाज़ा, मुझे लगा, ऐसा सिर्फ लगना होता है ना, तो उसको तो असॉल्ट इज एनी एक्ट ऑफ डिफेंडेंट विच डायरेक्टली कॉजेज प्लेंटिव इमीडिएटली टू एप्रीहेंड अ कॉन्टैक्ट विद हिज पर्सन। उसको लगता है कि मेरे को मारेगा, ठीक है। Thus, when the defendant by his act creates an apprehension in the mind of the plaintiff that he is going to commit battery against him, है ना, आके मारेगा, तो मतलब अभी मुझे लग रहा है कि मेरे साथ बैटरी करेगा, तो फिर वो असॉल्ट है। The law of assault is substantially the same as that of battery except apprehension of contract, not the contract itself is established. बढ़िया। Usually when there is battery there will also be assault, obvious ही बात है। पर कई बारी जब बैटरी होगी ना, जब तेरे पर बैटरी का लगेगा, अगर पर्चा लगा तो असॉल्ट का भी लगेगा, क्योंकि तूने पहले उसको डराया फिर मार भी दिया। अगर डायरेक्ट मारती है वो कैसे हो सकता है? मान ली पीछे से आया तूने मार दिया, उसको पता नहीं लगा, तो फिर सिर्फ असॉल्ट का लगेगा, सॉरी सिर्फ बैटरी का लगेगा, असॉल्ट का लगेगा। ये वो रहा, आ गया। अगला बॉडीली हार्म। तो असॉल्ट, बैटरी में भी तेरे को चोट नहीं लगी थी, इसके अंदर खून आ गया, इस पे अभी चोट लग गई, बॉडीली हार्म हो गया है। बढ़िया। कॉजिंग फिजिकल हार्म, तो बॉडीली हार्म साबित करने के लिए चोट लगनी चाहिए, ठीक है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या हुआ? और जेल में गलत पर्चे से, हाँ झूठे पर्चे से वो, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो सॉवरेन फंक्शन है, अच्छा है ना। फिर ये हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर वो तरीके का पढ़ रहे हैं जहाँ पर मान ले कोई और बंद ने तुझे, अब मैं तुझे यहाँ पर बंद कर दिया कि तू नहीं जा सकता बाहर, ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। बाथरूम में बंद कर देती है मम्मी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। बढ़िया। तो ये सारी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट्स होती हैं। अगर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में हम ये सारी चीज़ें बोलते हैं जहाँ पर अगर कोई भी तरीके